Yes, next video on chapter number 12, three-dimensional geometry. This is introduction of your 3D geometry. Now, what is three-dimensional geometry? In this case, one more axis is added, that is your z-axis, height is added in this topic. In two-dimensional geometry, two mutually perpendicular lines are taken in a plane. Two mutually perpendicular lines are taken which divide the xy plane into four parts. This is the figure. In two-dimensional geometry, this is the working. Now this is your first quadrant in which both are positive. This is your second quadrant in which x negative, y positive. This is your third quadrant, positive and positive. Sorry, both are negatives. And this is your fourth quadrant in which x positive and y negative. And name of this is called quadrant. Now if I take the octant, octant means three dimensionals. Now three mutually perpendicular lines divide the space into 8 parts. 8 part means the room in which I am standing. This is one octant. Is it clear? One room to the back of this wall is another octant. One rooms to the right, to the left of my side, another room, that is again one octant. And one is at the back of this corner is called octant. Is it clear? Total 8 rooms. 4 on the first floor, 4 on the ground floor. 4 रूम्स correspondingly अगर जो आप ज्वाइन कर दें तो वो एक ऑक्टेंट बनेगा. द वन रूम इज कॉल्ड वन ऑक्टेंट. बिकॉज हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रीज में ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और जब बोर्ड का मैं ये एक्स एक्सिस लेट कर लूँ कॉर्नर, ये वाई एक्सिस, तो थर्ड ये जेड एक्सिस हो जाता. तो दिस इज कॉल्ड ऑक्टेंट. And how will you remember the octant? First, second and third. ध्यान से देखिए, आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज है. प्लस प्लस माइनस प्लस ये सेकंड होता है, माइनस माइनस थर्ड. अगर जो आप इन सब में जेड प्लस लगा दें तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था वो फर्स्ट ऑक्टेंट बन जाता है जेड प्लस लगाने से. सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड ऑक्टेंट बन जाता है. थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड ऑक्टेंट. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ ऑक्टेंट. सिमिलरली अगर जो आप जेड डैश लगा दें, जो फर्स्ट ऑक्टेंट था वो फिफ्थ बन जाता है. इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट ऑक्टेंट है, जो जिस रूम में मैं खड़ा हूँ, इसके नीचे अगर जो कोई रूम एग्जैक्टली बनाऊंगा तो उसका नाम फिफ्थ ऑक्टेंट होगा, बिकॉज उसमें जेड नेगेटिव हो जाएगा. जो सेकंड ऑक्टेंट था, सेकंड ऑर्डर इस रूम के बैक में होगा, वो सेवंथ बन जाएगा. जिसमें तीनों नेगेटिव है वो एट्थ, एंड दिस इज योर एट्थ, जिसमें जो फोर्थ था वो एट्थ बन जाएगा जेड नेगेटिव लगाने से. तो क्वाड्रेंट की हेल्प से इनको लर्न करेंगे तो बेटर है. क्वाड्रेंट बच्चों को अच्छे तरीके से याद होते हैं. जेड प्लस लगा दो तो 1 2 3 4, जेड माइनस लगा दो तो 5 6 7 8. तो दिस इज एक्चुअली योर फर्स्ट पॉइंट्स. Now in your exercise 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप के ऊपर है. नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज. तो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.1. फर्स्ट पॉइंट दे रखा 1 2 एंड 3.
ऑल थ्री आर पॉजिटिव, इसको आप फर्स्ट ऑक्टेंट कहेंगे। सेकंड पॉइंट है 4 -2 and 3, x पॉजिटिव y नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज फोर्थ ऑक्टेंट। नेक्स्ट है 4 -2 -5, दिस इज एट्थ ऑक्टेंट। आप रीजन देख सकते हैं, पहले आप क्वाड्रेंट से आइडिया लगा लीजिए। नेगेटिव है तो 5 6 7 8, मतलब ये वैसे तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, लेकिन जेड नेगेटिव है तो एट्थ हो जाएगा। जेड पॉजिटिव होता तो फोर्थ हो जाता। नेक्स्ट है 4 2 and -5, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, माइनस लग गया तो फिफ्थ ऑक्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है -4 2 and -5, देखिए x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड है, लेकिन -5 है तो 6 आ जाएगा। जेड नेगेटिव लगने से। नेक्स्ट है -4 2 and 5, जेड प्लस हो गया, सेकंड आ जाएगा। -1 -1 and 6, थर्ड आ जाएगा, क्योंकि जेड पॉजिटिव है। -2 -4 and -7, सेवंथ ऑक्टेंट आ जाएगा, बिकॉज तीनों नेगेटिव हैं। तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 था ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट। एग्जामिनर नंबरिंग पूछना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट आपको क्लियर होता है, ऐसे ही ऑक्टेंट क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट 2 पॉइंट्स। मैंने ऑक्टेंट तक आपको क्लियर कर दिया। लर्न करने की मैंने टेक्निक्स बता दी हैं। क्वाड्रेंट्स में अगर जो आप जेड पॉजिटिव लगाएंगे तो 1 2 3 4, जेड नेगेटिव लगाएंगे 5 6 7 8। लर्न करने का तरीका आपका फर्स्ट और सेकंड ही रहेगा। नेक्स्ट इज योर थ्योरी में मैंने लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इन वाई जेड प्लेन। एक्चुअली इसमें टॉपिक्स में ये रहता है कि वाई जेड प्लेन्स मीन दिस इज ए रूम, द बोर्ड विच दिस डायमेंशन इज कॉल्ड एज वाई जेड प्लेन, बिकॉज ये मैंने वाई कह लिया, जो लंबी वॉल्स है वो मैंने एक्स कह दिया, दिस इज वाई जेड प्लेन। तो नाउ जब एनी पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन तो एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, बिकॉज अगर यहाँ पे कोई पॉइंट मैं स्पेस में लेता हूं, अगर जो मैं उससे परपेंडिकुलर वाई जेड प्लेन पे डालता हूं तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये डिस्टेंस x होगा। अगर जो मैं इसी को नीचे एक्स वाई प्लेन पे डालता हूं तो ये डिस्टेंस नीचे परपेंडिकुलर डिस्टेंस z होगा। इसी के लिए अगर जो मैं सामने वाली वॉल के ऊपर डालता हूं तो वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो आपका y होगा। तो ये आपको देखना होता है। अगर जो वाई जेड प्लेन पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 मीन एक्स डिस्टेंस नहीं मिलेगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ जेड एक्स प्लेन वाई कोऑर्डिनेट 0, कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन जेड इज 0। इज इट क्लियर? इसकी वर्किंग आप 3 डायमेंशनल कभी भी आप बोर्ड से नहीं समझ पाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इज इट क्लियर? सिर्फ ये सारी चीजें आपके वॉल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो एक रूम्स को आप एक कॉर्नर आप एक्स एक्सिस ले लो, दूसरा वाई एक्सिस जहाँ पे कॉर्नर है, तीनों हाइट लेके
उन्हीं के आप प्लेन्स माइंड में सेट करके करिए। इफ P लाइज ऑन x एक्सिस तो y और z कोऑर्डिनेट जीरो हो जाते हैं। इफ P लाइज ऑन y एक्सिस z और x जीरो हैं। इफ P लाइज ऑन z एक्सिस तो x और y आपके पास जीरो हैं। क्लियर? L इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P इन एक्स वाई प्लेन। कहने का मतलब यही है, ये मेरा बोर्ड है, ये देखो ये पॉइंट है, ये आपका एक्स वाई जेड है। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इन एक्स वाई प्लेन, यही बात है कि जेड कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। मतलब अगर जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये एक्स वाई प्लेन है तो ये कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस क्या हो, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसको मैंने जीरो कह दिया। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इन वाई जेड प्लेन मैंने एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, इन जेड एक्स प्लेन मैंने वाई कोऑर्डिनेट। स्ट्रेट लाइन में भी हमने कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर पढ़े थे, वहां स्ट्रेट लाइन में थे, यहां प्लेन में है। इमेज पॉइंट, इमेज पॉइंट इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लेते हैं ये ए के कोऑर्डिनेट है, ये कैप जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो उधर वॉल के दूसरी साइड जाके आपको इमेज पॉइंट मिलेगा। तो उस इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मान लेते हैं कि ये आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो एक्स वाई प्लेन में जेड का साइन चेंज हो जाएगा, वाई जेड प्लेन में एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर जो आप इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो आंसर आपका जेड कोऑर्डिनेट जीरो आना चाहिए। ए प्लस ए बाय टू ए आ जाएगा, बी प्लस बी बाय टू बी आ जाएगा, सी माइनस सी जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट जीरो आना चाहिए। जेड एक्स प्लेन में, वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और जेड एक्स प्लेन में आपका वाई कोऑर्डिनेट जीरो आना चाहिए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको बेसिकली आने चाहिए। ये पॉइंट हम कभी ऑफलाइन में भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये 3 डायमेंशनल्स होता है। अभी आप पढ़ लीजिए, नोट्स कंप्लीट कर लो, जब आप कभी मुझे ऑफलाइन में मिलेंगे तो मैं इसको और बेटर भी समझा सकता हूँ रूम्स के एग्जाम्पल देके। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आप एक रूम्स के एक कॉर्नर को एक्स वाई जेड एक्सिस मान लीजिए और उसके बाद जो दीवारें हैं वो आपकी प्लेन हो जाएंगी, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड एंड जेड एक्स। तब क्वेश्चन समझना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट, ए साइड ऑफ क्यूब 3 यूनिट्स हैज 1 वर्टेक्स एट ए पॉइंट 1 1 1। ये मैंने 1 1 1 ले लिया। Three edges and the 3 edges from this vertex are respectively parallel to positive y axis। ये पॉजिटिव का मतलब 3 यूनिट था, मैंने +3 लिख दिया। नेगेटिव y एक्सिस मैंने -3 लिख दिया एंड z एक्सिस इसके साथ भी -3 लिख दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब। देखो यहां से आपको चीजें समझनी कैसे हैं। सबसे पहले जो गिवन पॉइंट आप उसको लिख लेंगे 1 1 1। फिर आप यहां से ये देखेंगे कि x एक्सिस पे मैंने +3 लेना है, तो मैं x के कोऑर्डिनेट में +3 ऐड कर दूंगा, तो ये पॉइंट S के आ जाएंगे। और आपने a के कोऑर्डिनेट लेने हैं y के कोऑर्डिनेट में, क्योंकि y एक्सिस है, y के कोऑर्डिनेट में -3 कर देंगे। फिर आपने c के ले लेने हैं। c पैरेलल टू z एक्सिस है, इसमें जो z का कोऑर्डिनेट है उसमें -3 कर दो। मतलब पहले आपने a, c और s के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। दोबारा देख लो, o जो दिया हुआ o के कोऑर्डिनेट 1 1 1 ले लिए। जैसे जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव, कई बार अलग अलग डायमेंशन भी देता है। क्यूबाइड है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस 3 यूनिट है, अलॉन्ग वाई एक्सिस अलग है, जेड एक्सिस अलग है। जो जो आपने दिया उन साइन के साथ आप लिख लो।
कहने का मतलब आपके 3 कोऑर्डिनेट्स तो बड़े क्लियर कट हो गए। इन 3 के बाद आपकी सारी वर्किंग इजी हो जाएगी। जैसे ये वाला पॉइंट है, ये इधर आपने जो गए कौन से डिस्टेंस पे गए, ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट में -3 कर दो। ये लो, जेड के कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट में -3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर आपने इधर से मान लेते हैं इसका लेना है, ये इसके बिल्कुल सीधा आ रहा है लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई के कोऑर्डिनेट में -3 कर दो। इधर से ले लो, इधर आ जाओ, ये भी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसमें भी वाई के कोऑर्डिनेट में -3 कर दो। ठीक है, ये इसकी प्लेन वर्किंग रहेगी। आप यहाँ से यहाँ भी कर सकते थे। सपोज करो कि आप कहते हैं कि सर मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे अगर आप ये पॉइंट यहाँ पे लेते हैं तो ये आपके पास -3 है, तो आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ +3 करना पड़ जाएगा क्योंकि वाई एक्स से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये पॉइंट आपने ऐसे बना लेने। अब ये पॉइंट पता लग गया, आप इससे ऊपर की तरफ चलें, ये -3 है, जेड में आप -3 कर दो तो ये 1 -2 और -2 हो जाएगा। ये पॉइंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो सारे ही पॉइंट्स आ गए। दोबारा फिगर्स देख के आप काम कर सकते हैं, मतलब पहले आप इस वाले स्क्वायर को पूरा कर लीजिए, फिर आप इसके वाले को कर लीजिए, सारे पॉइंट अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि आप ये देखिए इस सब में 1 में 3 3 3 मतलब मैग्नीट्यूड सब में 4 4 4 ही आएगा, क्योंकि ये पैरेलल, ये सारी साइडें आपके पास +3 हैं बिकॉज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये एक तरीका होता है चेक करने का। ये आपकी यहाँ पे जेड में -3 है तो ये -3 है, तो आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 12.1 ये मैंने एक्स्ट्रा सम दिया, एनसीईआरटीज़ में नहीं है, सो दैट कि आप एलिमेंट जैसी बुक्स भी करें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए इमेज पॉइंट के पॉइंट भी मैंने वहीं पे दिए हैं। इमेज पॉइंट का मतलब यही होता है जो मिड पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स होना चाहिए। ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्वेल्व 12.1 एक्सरसाइज में तो कोई खास बात नहीं है, ओनली फिल इन द ब्लैंक्स हैं। एक ही क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया आपको। ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड? 0 0 कहेंगे आप। ए पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई? तब भी आप 0 कहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर टेकन टुगेदर, डिटरमिन ए प्लेन इज नोन एज एक्स वाई प्लेन कहेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ फॉर्म एक्स वाई एंड 0। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स। तो 12.1 इज एन वेरी सिंपल एक्सरसाइज, ये आप अपने आप मैनिपुलेट कर लेंगे। नाउ इन एक्सरसाइज 12.2 इसमें आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। मीन्स द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस between two given points
A is x1, y1 and z1. B is x2, y2 and z2. Then what is AB? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। सेम साइन इंप्लाइज डिफरेंस स्क्वायर। ऑपोजिट साइन implies sum square, neglecting the signs. इससे आपकी फास्ट स्पीड बन जाती है। इसमें एक ही क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर्स। और आपकी बुक में एक ही क्वेश्चंस है, वही सेम एग्जाम्पल में है, सेम स्टेटमेंट के साथ एक्सरसाइज में है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वो तो आप 12.2 का वो तो आप अपने आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, ओनली डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। मैं एक पार्ट ले लेता हूँ। आई एम टेकिंग योर फोर्थ पार्ट। कोऑर्डिनेट्स 2, -1 and 3 हैं और सेकंड पॉइंट -2, 1 and 3 है। ये बी लेट कर लेते हैं। अगर जब आप डिस्टेंस ए बी लगाते हैं, पहले देखिए ऑपोजिट साइन है, ये 2 है और ये -2 है, तो मैं 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ। अगले में भी ऑपोजिट साइन है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर इज 16 + 4 दैट इज √20। इससे आपकी कैलकुलेशन की एक स्पीड डेवलप हो जाती है। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है। शो दैट द पॉइंट्स A -2, 3 and 5, B 1, 2 and 3, and C 7, 0 and 1 are collinears. अब स्टूडेंट्स कोलिनियर में यहाँ 2 डायमेंशनल का मेथड लगाते हैं, वो गलत हो जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इसमें नहीं लगा करता, बिकॉज ये 3 डायमेंशनल का स्पेस है। पहले सॉल्यूशन में आप ए बी डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। पहले के ऑपोजिट साइन है तो मैं 9 लिख रहा हूँ, सेम साइन है तो मैं 1 लिख रहा हूँ, सेम साइन है तो मैं 4 लिख रहा हूँ, मीन ये √14 आ जाएगा। बी सी सेम साइन है, मैं 36 लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ एंड 4। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ √14 आ जाएगा। अंदर 44 आएगा, 9, 11 आएगा। चेक कर लो मैंने BC कहीं गलत तो नहीं कर दिया। दिस इज -1, वो मुझे शक हो जाता है। तो ये -1 से ये 16 आएगा। अब ये √14 आएगा। ऐसे ही आप AC निकाल लो। AC में 7 और ऑपोजिट साइन है 9, 81 लिख लूँ। ये 9 और ये 36, 3 टाइम्स ऑफ √14 आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ से 9 कॉमन लेके कैलकुलेशंस करता हूँ। अब मैं 9 कॉमन लूँगा तो बाहर 3 आ जाएगा, अंदर 9 रहेगा, +1 10 +4 14। दिस इज माई वर्किंग। यहाँ पे मैंने बाहर अंदर से जो 9 कॉमन लिया तो बाहर 3 लिखूँगा।
तो दिस इम्प्लाइज ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. दिस इम्प्लाइज sum of two distances is equal to third one. This implies the points are collinears. और यही कोलिनियर की कंडीशन है कि किन्हीं दो का डिस्टेंस अगर जो ऐड करके तीसरे के इक्वल आ जाए तो इट मीन पॉइंट्स आर कोलिनियर्स. और ये आपको इरेशनल फैक्टर को सिंप्लीफाई करके ही आइडिया लगता है. सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड वन. तो इससे आपका एग्जाम्पल भी कवर्ड हो जाता है. बाकी के क्वेश्चंस वही है. वेरीफाई द फॉलोइंग. आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में क्या करेंगे. आई होप पॉइंट क्लियर ही है कि किन्हीं दो साइड का डिस्टेंस जो है वो इक्वल आना चाहिए. ये आपने 10th में भी बहुत सारे सम्स कर रखे हैं बट आपने सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना. राइट एंगल ट्राइंगल है, वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम है. अब मैंने ये पहली बातें 10th में भी आपने कर रखी हैं. तो आई एम नॉट टेकिंग योर क्वेश्चन नंबर 3. ट्राई योर सेल्फ. तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड को एनी टू साइड्स आर इक्वल कर देना. राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर करके पाइथागोरस लगेगी. और वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम्स में मैं लिख देता हूँ. फर्स्ट पार्ट में आइसोसेलेस ट्राइंगल्स. आइसोसेलेस ट्राइंगल्स implies any two sides of the triangles are equal. कर लेंगे. सेकंड है राइट ट्राइंगल्स. इसमें आप प्रूव करेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. थर्ड है पैरेललोग्राम. इसमें आप प्रूव करेंगे ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. ये वर्किंग रहेगी. क्वेश्चन नंबर 4. इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट. सेट ऑफ द पॉइंट लोकस ऑफ ए पॉइंट होता है. सेट ऑफ पॉइंट मीन लोकस ऑफ ए पॉइंट. लेट पी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड लेट कर लें. विच आर इक्वी डिस्टेंस from the points A 1 2 3 and B 3 2 and -1 means PA is equal to PB दिया हुआ. means PA square is equal to PB स्क्वायर. मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, z प्लस 1 का होल स्क्वायर. जौन सी टर्म्स आपकी कैंसल्ड होती हैं आप उसमें कैंसिल कर दीजिए. यहाँ से मुझे y माइनस 2 तो एज इट इज ही लग रहा है कैंसल्ड हो जाएगा. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से -2x आएगा प्लस 1, -6z आएगा प्लस 9, -6x प्लस 9
प्लस 2z+1, जेड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ये सब कैंसल्ड हो जाएंगे, तो दिस विल बी 4x माइनस 8z इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2z इज इक्वल टू, ये लॉकस आ जाएगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लोकस ऑफ द इक्वेशन, सेट ऑफ द इक्वेशंस, आपके पास ये आंसर आए। ऐसा ही आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। उसमें भी यही है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P equation of the set of point P such that PA square plus PB square is equal to 2K square, where A and B are the points where A and B are the points 3, 4, 5 and B -1, 3 and -7। अब आपके स्टेटमेंट सॉल्यूशंस में तो यही आएगा PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। ये एक्चुअली एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका। अब PA स्क्वायर मीन्स P के पॉइंट तो x y z ही है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, z माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, z प्लस 7 का होल स्क्वायर इज 2K स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दें, आंसर आ जाएगा। 2x स्क्वायर तो एक आएगा, 2y स्क्वायर भी आएगा, 2z स्क्वायर भी आएगा, -6 + 2 -4x आएगा, -8y -6y -14y आएगा, -10 + 14 4z आएगा इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म देख लो, 9, 25, 50, 51, 60 -109, बिकॉज 60 एंड 49 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आप लॉकस आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते रहो, ठीक है। मैंने एक्स वाई की टर्म्स इकट्ठी करके एकदम आपको सिंप्लीफाई कर दी। क्वेश्चन नंबर 5, find the equation of the set of point P, sum of whose distances is equal to 10. Let P x, y and z be any points. Coordinate of A let is 4, 0, 0 and coordinate of B is -4, 0 and 0. तो सम ऑफ द डिस्टेंसेस मीन PA प्लस PB इज इक्वल टू 10, ये आपको गिवन में है। आपने इक्वेशन ऑफ लॉकस निकालना है। PA में डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, x -4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। PB का मतलब x प्लस 4 का होल स्क्वायर इसको नंबर 1 कह दीजिए,
अब मैंने एक आइडेंटिटी जो पहले यूज़ की थी एलिप्स और हाइपरबोला में, सेम आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। वैसे इसके दो मेथड्स होते हैं कि विदाउट आइडेंटिटीज भी होता है, बट इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहती है। जो टर्म्स आपको दी हुई हैं मैं उसी का स्केयर करूँगा, बीच में माइनस साइन लगाऊंगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा। अंडर रूट से स्केयर कैंसल्ड हो जाएंगे, आपको पता सारी टर्म कैंसल्ड हो जाएंगी, सिर्फ -16x आएगा। देखो x स्केयर से x स्केयर कैंसल्ड क्योंकि माइनस साइन है। अंडर रूट और स्केयर से मत डरो, वो पहले ही कैंसल्ड हो गए। y स्केयर यहाँ से -8x, यहाँ से +8x, बाहर माइनस है। 16 भी कैंसल्ड हो जाएगा। मतलब स्केयर ओपन करेंगे, आराम से करके देख लेना। ठीक है, साइड में जैसे ही आप करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या आएगा। ये आएगा x स्केयर -8x + 16 प्लस y स्केयर प्लस z स्केयर, यहाँ पे -x स्केयर + 8x + 16 प्लस y स्केयर प्लस z स्केयर। ऑल द सिंप्लीफाई करेंगे तो -16x आया जाए, मैंने लिख दिया। अब a स्केयर -b स्केयर की आइडेंटिटी लगा लो। वो क्या होती है? a + b इंटू a - b। हाल तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी तो रहती है, बस एक बार समझने की ज़रूरत होती है। बुक्स में इस टाइप की कैलकुलेशंस आपको नहीं मिलेंगी। इसको आप नंबर 2 कह दें। अब जब आप इसको सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये प्लस वाली टर्म कैंसल्ड हो जाएगी, तो खाली कौन सी बचेगी? माइनस वाली टर्म बचेगी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो -16x/10 आएगा। सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको आप थर्ड कह लीजिए। अब आप ऐसा करें, फर्स्ट प्लस थर्ड को ऐड कर लें ताकि एक टर्म एलिमिनेट हो जाए। मतलब पर्पस ये था कि दो अंडर रूट्स को एक अंडर रूट में कन्वर्ट कर लो। ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स आएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 10 - 8x/5। यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 5 - 4x/5। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो स्केयरिंग कर लीजिए। x - 4 का होल स्केयर प्लस y स्केयर प्लस z स्केयर इज इक्वल टू 5 - 4x/5 का होल स्केयर। 25 - 8x प्लस 16x/25। यहाँ से स्केयर ओपन करेंगे तो x स्केयर, ये 1 तो यहाँ से आ जाएगा, -16x/25 प्लस y स्केयर प्लस z स्केयर इज इक्वल टू 25 - 16। देखो 8x से 8x कैंसिल हो जाएगा, स्केयर ओपन कर लेना। एक्स स्केयर एक ये पड़ा और एक ये पड़ा, मैंने ये टर्म इधर शिफ्ट कर दी, बाकी सारा इधर जो 16 था उसको उधर शिफ्ट कर दिया। तो फाइनल आंसर 9x² / 25
प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू 9। तो 9x स्केयर प्लस 25 वाई स्केयर प्लस 25 जेड स्केयर इज इक्वल टू 225। यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। नॉर्मली जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस स्टेप्स को अवॉइड भी कर देते हैं। सिर्फ जहां डबल अंडर रूट आ जाए, सिंगल अंडर रूट बनाना है। कहीं भी किसी भी बुक में आपको ये कैलकुलेशंस नहीं मिलेंगी। जो बच्चा इस कैलकुलेशन से प्रैक्टिस करता है उसी का एग्ज़ाम में सम निकलता है। दूसरा मेथड बुक्स ने दिया होता है, एक टर्म को उधर शिफ्ट करके 2 बार स्क्वेयरिंग करके। मुझे मेथड में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो मेथड बुक्स में दिया हुआ होता है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ रहती हैं। इसमें आप आइडेंटिटी की प्रैक्टिस करेंगे तो इक्वेशंस आपको, ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब आपको इस टाइप से बनानी आ जाएगी। तो अब तो ये वीडियोस की शेप में है आपके पास, बार बार स्टेप्स को पकड़िए। इवन देन अगर जो ऊपर माइनस साइन भी होता है किसी क्वेश्चंस में तब भी हम आइडेंटिटी माइनस में ही बनाते हैं, ताकि a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक टर्म कैंसिल हो जाए। स्टूडेंट्स को ये 16x में डाउट होता है, वो मैंने सॉल्व करके सिखा दिया। जितनी टर्म साइड साथ कैंसिल्स करेंगे उतना ही आपका सम ईजी होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 2 एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2, और इसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स भी लिया हुआ है। तो ये आपका 3D की पहला वीडियोज़ आपका है।